हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का एक मॉडल पेपर को हल करेंगे। और दोस्तों, ये क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का दूसरा मॉडल पेपर है। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण 48 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले 2023 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ना, तो ये 48 क्वेश्चंस को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना 2028 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा। तो फ्रेंड, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इसमें जो है ना आप लोग हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जो है ना जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होता है। आपका क्लास का एक भी रुपया यहाँ पे नहीं लिया जाता है। यहाँ पे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया ग्राम में, या फिर कस्बा में, या फिर नगर में, और ऑप्शन डी में आपका दिया महानगर में। तो दोस्तों, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक जो है ना महानगर में होता है, यानी कि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में जो है ना जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। साथ में इस पर आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको उद्योगपति वर्ग का, या फिर पूंजीपति वर्ग का, या फिर कृषक वर्ग का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है व्यापारी वर्ग का। तो दोस्तों, पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है ना कृषक वर्ग का शोषण हुआ, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि पटना के गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1757 में, या फिर 1786 में, और ऑप्शन सी है 1785 में, या फिर 1784 में। तो दोस्तों, पटना के गोलघर का निर्माण जो है ना 1786 में कराया गया था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि दास कैपिटल किसकी रचना है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपको दिया कार्ल मार्क्स की, या फिर लेनिन की, और ऑप्शन सी बिस्मार्क की, या फिर गांधी जी की। तो दोस्तों, ये दास कैपिटल जो है ना कार्ल मार्क्स की रचना है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ना 1888 में हुआ था। साथ में इसमें आप लोग को याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको रूस में, या फिर जापान में, या फिर चीन में, या फिर क्यूबा में। तो दोस्तों, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है ना रूस में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे छठा प्रश्न क्या कराए कि कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि कार्बोनरी की जो स्थापना हुआ था ना कब हुआ था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1810 में, या फिर 1815 ईस्वी में, या फिर 1830 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1848 ईस्वी में। तो दोस्तों, कार्बोनरी की जो स्थापना हुआ था ना 1810 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, यानी कि गैरीबाल्डी का पेशा क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया सिपाही, या फिर किसान, और ऑप्शन सी है जमींदार, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नाविक। तो दोस्तों, गैरीबाल्डी पेशे से जो है ना नाविक था, यानी कि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, लखनऊ समझौता जो है ना 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया पुरानी जलोढ़ मिट्टी को या फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी को, और ऑप्शन सी है लेटेराइट मिट्टी को या फिर बांगर मिट्टी को। तो दोस्तों बांगर मिट्टी जो है ना पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है ना खादर मिट्टी भी कहा जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयोगी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया चावल के लिए या फिर कपास के लिए या फिर तिलहन फसल के लिए या फिर कॉफ़ी फसल के लिए। तो दोस्तों काली मिट्टी जो है ना ये कपास के फसल के लिए अधिक उपयोगी है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों गुजरात राज्य में जो है ना काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए गुजरात राज्य में जो है ना कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या करा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो महात्मा गांधी जी ने या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या फिर पंडित नेहरू ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अंबेडकर जी ने। तो दोस्तों देश के बांधों को जो है ना अंबेडकर जी ने भारत का मंदिर कहा था, यानी कि यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित नेहरू ने यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था, पंडित नेहरू ने, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि टेक्सोल का उपयोग होता है, यानी कि टेक्सोल का उपयोग जो है ना कौन सा बीमारियों में होता है, मलेरिया में या फिर एड्स में या फिर कैंसर में या फिर टीबी में। तो दोस्तों ये टेक्सोल का जो उपयोग होता है ना कैंसर में होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका डिगबोई या फिर झरिया, और ऑप्शन सी है घाटशिला या फिर जादूगोड़ा। तो दोस्तों यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है ना जादूगोड़ा है, यानी कि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है। ऑप्शन ए में आपका दिया एंथ्रेसाइट या फिर लिग्नाइट, और ऑप्शन सी पिट या फिर बिटुमिनस। तो दोस्तों सर्वोत्तम जो कोयले का प्रकार है ना एंथ्रेसाइट है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कोयले 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, पिट और बिटुमिनस। और दोस्तों सबसे घटिया किस्म का जो कोयला होता है ना पिट होता है, साथ में इस पर आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या करा है कि टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में आपको उत्तर प्रदेश में या फिर केरल में या फिर उत्तराखंड में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों टिहरी बांध परियोजना जो है ना ये उत्तराखंड में मौजूद है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि भारत में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए में आपको देखो कोयला या फिर पेट्रोलियम, और ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस या फिर जल विद्युत। तो दोस्तों भारत में प्रमुख ऊर्जा का जो निम्न स्रोत कौन सा स्रोत है, पेट्रोलियम है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में आपको तो पटना शहर को या फिर दिल्ली शहर को या फिर मुंबई शहर को, और ऑप्शन डी है चेन्नई शहर को। तो दोस्तों भारत की जो वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल जो है ना मुंबई शहर को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चिपको आंदोलन का शुरुआत किस शहर से मतलब किस राज्य से हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बिहार राज्य से या फिर मध्य प्रदेश राज्य से या फिर उत्तर प्रदेश राज्य से, और ऑप्शन डी में आपका दिया उत्तराखंड राज्य से। तो दोस्तों चिपको आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था ना कौन सा राज्य से हुआ था वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य से हुआ था, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या करा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन ए में आपको दिया पर्यावरण से या फिर शिक्षा से या फिर भ्रमण से, और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है उर्वरक से। तो दोस्तों नर्मदा बचाओ ये जो है ना किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बी आर अम्बेडकर जी ने, या फिर ज्योतिबा फुले ने, और ऑप्शन सी काशीराम ने, या फिर जे बी पेरियार ने। तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की जो संस्थापक है ना काशीराम जी है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या करा है कि लोकतंत्र की मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ आर्थिक समानता, या फिर राजनीतिक जागरूकता, और ऑप्शन सी लोकतंत्र की आस्था, या फिर जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। तो दोस्तों लोकतंत्र की मार्ग की जो सबसे बड़ी बाधा है ना जातिवाद एवं क्षेत्रवाद है, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत में दल बदल कानून कब लागू हुआ, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ 1975 में, या फिर 1980 में, और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है 1985 में, या फिर 1990 में। तो दोस्तों भारत में जो दल बदल कानून लागू हुआ था ना 1985 में लागू हुआ था, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और दोस्तों फटाफट से वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग को लास्ट में बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या रहा है कि गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया मजबूत या फिर ढीले, और ऑप्शन सी में आपका दिया कठोर या फिर अति मजबूत। तो दोस्तों गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर जो है ना ढीली होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पंचायत समिति का प्रधान होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया मुखिया या फिर पंचायत सेवक, और ऑप्शन सी है प्रमुख या फिर सरपंच। तो दोस्तों पंचायत समिति का जो प्रधान होता है ना प्रमुख होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारतीय शासन प्रणाली है। ऑप्शन ए में आपका दिया संघात्मक या फिर एकात्मक, और ऑप्शन सी अर्ध संघात्मक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय शासन प्रणाली जो है ना ये संघात्मक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए में आपका अमेरिका में, या फिर रूस में, और ऑप्शन सी है भारत में, या फिर चीन में। तो दोस्तों अपना देश भारत में जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सूचना का अधिकार दिवस किस प्रकार का अधिकार है। यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि सूचना का अधिकार जो है ना किस प्रकार का अधिकार है। ऑप्शन ए में आपको वैधात्मिक या फिर गैर कानूनी, या फिर धार्मिक, और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है परंपरागत। तो दोस्तों सूचना का अधिकार जो है ना ये वैधात्मिक मतलब प्रकार का अधिकार है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये कराए कि निम्न में से मानव जनित आपदा कौन सा है। ऑप्शन ए में आपको दिया सुनामी, या फिर भूकंप, या फिर भूस्खलन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है आतंकवाद। तो फ्रेंड मानव जनित आपदा जो होता है ना मानव के द्वारा जो घटित आपदा होता है वही होता है मानव जनित आपदा। तो ये आतंकवाद जो है ना मानव के द्वारा घटित आपदा होता है, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आप 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्राकृतिक आपदा कौन सा है। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ आतंकवाद या फिर विस्फोट, और ऑप्शन सी भूकंप, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्राकृतिक आपदा जो है ना प्रकृति के द्वारा जो घटित आपदा होता है भूकंप होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों भूकंप को मापने के लिए जो है ना रिक्टर पैमाना का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में आपको दे जमालपुर में, या फिर भागलपुर में, या फिर मुंगेर में, और ऑप्शन डी में आपको दे पटना में। तो दोस्तों ये जो रेल वर्कशॉप है ना कहाँ पे स्थित है, जमालपुर में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आधुनिक छापाखाना का आविष्कार किसने किया था, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको दिया गुटेनबर्ग ने, या फिर मार्को पोलो ने, या फिर लेनिन ने, और ऑप्शन डी में आपको दिया न्यूटन ने। तो दोस्तों आधुनिक छापाखाना का जो आविष्कार किया था ना गुटेनबर्ग जी ने किया था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है।
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दे सूती वस्त्र उद्योग, या फिर सीमेंट उद्योग, या फिर चीनी उद्योग, और ऑप्शन डी में आपका दे जूट उद्योग। तो दोस्तों आप लोग बता देते कृषि पर आधारित जो है ना ये सीमेंट उद्योग नहीं है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या कराए कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया इस्लामाबाद में, या फिर तारापुर में, या फिर मुंबई में, और ऑप्शन डी में आपका दिया शंघाई में। तो दोस्तों एशिया का जो सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है ना कहाँ पे स्थित है, तारापुर में स्थित है, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको 1950 में, या फिर 1951 में, या फिर 1952 में, और ऑप्शन डी में आपका 1953 में। तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था ना 1952 में हुआ था, जो कि यहाँ पे सिविल ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया जल की अधिकता, या फिर वर्षा की अधिकता, और ऑप्शन सी नदियों के तल में अवसाद का जमाव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नदियों में जो बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण होता है ना वर्षा की अधिकता होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। ऑप्शन ए में आपको दिया कृषि की, या फिर मछली पालन की, या फिर खनिज की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उद्योग की। तो दोस्तों बिहार में जो है ना कृषि की प्रधानता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन से राज्य में लौह उत्पादक सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको कर्नाटक राज्य में, या फिर गोवा राज्य में, या फिर उड़ीसा राज्य में, और ऑप्शन डी में आपका झारखंड राज्य में। तो दोस्तों लोहा का उत्पादक जो सबसे ज़्यादा होता है ना ये कर्नाटक राज्य में होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या है। ऑप्शन ए में आपको 543, या फिर 544, और ऑप्शन सी है 543, और ऑप्शन डी में आपका दिया 550। तो दोस्तों लोकसभा में निर्वाचन के लिए जो कुल सीटों की संख्या होती है ना 543 सीटें होती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि द हिस्ट्री ऑफ यहाँ पे आप लोग बताना है कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको गैरीबाल्टी, या फिर फान बोई चाओ, और ऑप्शन सी हिटलर, या फिर मेजिनी। तो दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के जो लेखक है ना फान बोई चाओ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत एक राष्ट्र है। ऑप्शन ए में आपको विकसित, या फिर विकासशील, और ऑप्शन सी पिछड़ा, या फिर अत्यंत पिछड़ा। तो दोस्तों हमारा देश भारत जो है ना ये विकसित नहीं है बल्कि विकासशील है, धीरे धीरे विकसित हो रही है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका उजला ग्रह, या फिर नीला ग्रह, और ऑप्शन सी है पीला ग्रह, या फिर लाल ग्रह। तो दोस्तों वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को जो है ना नीला ग्रह कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि भारत में संसद बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है। ऑप्शन ए में आपका 18 वर्ष, या फिर 20 वर्ष, या फिर 12 वर्ष, और ऑप्शन डी में आपका 25 वर्ष। तो दोस्तों भारत में संसद बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है ना 25 वर्ष होती है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न ये कराए कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपको तुर्की को, या फिर इटली को, या फिर ब्रिटेन को, या फिर फ्रांस को। तो दोस्तों यूरोप का मरीज जो है ना तुर्की को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एशिया का मरीज किसे कहा जाता है। तो दोस्तों एशिया का मरीज जो है ना चीन को कहा जाता है। एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, चीन को। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है।
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपको द चेक या फिर बैंक ड्राफ्ट या फिर एटीएम कार्ड या फिर मिश्रित मुद्रा। तो दोस्तों प्लास्टिक मुद्रा का जो एक रूप होता है ना एटीएम कार्ड होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एटीएम का विस्तार जो होता है ना ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न क्या करा है कि चावल है। ऑप्शन ए में आपको देख खरीफ फसल या फिर रबी फसल, और ऑप्शन सी है जायद फसल या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों चावल जो है ना ये खरीफ फसल है, यानी कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों गेहूं कौन सी फसल होती है? तो दोस्तों गेहूं जो है ना रबी फसल होती है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन ए में आपको लोकसभा में या फिर राज्यसभा में या फिर विधानसभा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पंचायती राज संस्थाएं में। तो दोस्तों भारत में महिलाओं के लिए जो है ना पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1895 में या फिर 1900 में या फिर 1915 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया 1916 में। तो दोस्तों गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना की थी ना 1916 में की थी, जो कि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर को हल कर चुके हैं, और ये मॉडल पेपर का दूसरा पार्ट था। ये पार्ट में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 48 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। अगर आप इससे पहले पहला मॉडल पेपर को नहीं देखे ना तो आप लोग इसी वीडियो के लास्ट में आप यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, इसमें क्लिक करके जो है ना आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है ना पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड आप लोग यहाँ पे आप लोग को कमेंट करके बताना है कि 48% में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट का और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग दिल से बताइएगा, ठीक है, झूठ नहीं बोलिएगा। यहाँ पे जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो जो है ना मतलब 48 में से बहुत सारे प्रश्न गलत बता देते हैं, फिर भी जो है ना वो बोलते हैं कि सर मेरा 48 में 48 से हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आप लोग दिल से कहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बताइए कि कमेंट करके कि 48 में से कितना प्रश्न सही और सटीक आंसर याद था। दोस्तों इसका जवाब जो है ना आप लोग बताइएगा। ठीक है, 48 में 48 जिसका भी सही होता है ना तो वो स्टूडेंट जो है ना बहुत ही मस्त तैयारी करते होंगे, वो जो है ना मेरे चैनल से शुरू से तैयारी करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रेगुलर स्टूडेंट है वो कमेंट करते ही रहते हैं, तो आप भी जो है ना कमेंट कीजिएगा ताकि हमें पता चलेगा कि आप पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे हैं। और जो भी विद्यार्थी हमसे बात करना चाहते हैं ना तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर हो गया 6206076569। इसमें जो है ना आप लोग हाई कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, या फिर आप जो है ना डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।